इसराइल जंग एक खौफनाक सूरत हाल इख्तियार कर गई। हज़ारों लोग दोनों जानिब से हलाक हो चुके हैं। और जो बदकिस्मती की बात है, अफसोस की बात है, शर्म की बात है, वो ये है कि यहाँ मासूम बच्चे, ख़वातीन, बुज़ुर्ग, वो भी इस जंग में बहुत बुरी तरह से मुतासर हुए हैं, हलाक हुए हैं। बहुत बड़ी तादाद में ख़वातीन। और ये जो जंग है ये बहुत खौफनाक सूरत इख्तियार कर गई। अच्छा, हम देखते हैं कि हम इसके ज़िम्मेदारान कौन थे, इसका तयन करते हैं। तारीख़ को थोड़ा सा चेक करते हैं कि असल में ये तनाज़ा कहाँ से शुरू हुआ। और हम पुराने वक्त में नहीं जाएंगे, अहद अतीक में जाने की हमें ज़रूरत नहीं। हमें जाने की ज़रूरत नहीं है कि खुदा ताला ने यरूशलेम की जो सरज़मीन है उसे बाइबल मुक़द्दस में भी मुक़द्दस सरज़मीन कहा। कुरान ने भी उसे सरज़मीन मुक़द्दस कहकर पुकारा और दुनिया की वाहिद सरज़मीन है जो मुक़द्दस है। लेकिन इस वक्त उस मुक़द्दस सरज़मीन पर इंसानियत का खून जिस तेज़ी के साथ बह रहा है वो अफसोस की बात है। ये जब हम देखते हैं 19वीं सदी के आखिरी साल हैं और 20वीं सदी जो है उसके अवाइल, उसके इब्तदाई दौर की बात है, तो उसमें आपको नज़र आएगा कि बरतानिया की जो हुकूमत है ये वो भी दौर है जो नौ आबादियाती निज़ाम जो है उससे ताल्लुक़ रखता था। दुनिया में बरतानिया की कॉलोनीज़ थी, फ्रांस की कॉलोनीज़ थी, यूरोप के बहुत सारे ममालिक थे जिनमें मुख्तलिफ ममालिक पर इनका कब्ज़ा था। और जैसे ब्रिटिश कॉलोनी जो जिसे हम हिंदुस्तान कहते हैं, जो इस वक्त पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश, ये सारा उस वक्त बरतानवी कंट्रोल में था। इसी तरह बरतानिया की जो कंट्रोल था वो बहुत सारे अरब ममालिक पर भी था। और ये नौ आबादियाती निज़ाम जो था वो अपनी आखिरी मराहिल में था, या ये कह लें कि दम तोड़ रहा था आहिस्ता आहिस्ता से। क्योंकि आप इसको देखें तो बरतानिया, पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में भी जंग आज़ादी के नाम पे अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जंगें छिड़ रही थी। यहाँ पर फ़लस्तीन का जो इलाका था, यहाँ पर सल्तनत उस्मानिया की हुकूमत थी। मैं फिर आपको बता रहा हूँ, वक्त को जहन में रखें ताकि आपको समझ आए कि ये 19वीं सदी का आखिर और 20वीं सदी का शुरू है ये, यानी 1907, 8, 10 इस तरह से इसको ले लें। इस तरह से इन सालों के दरमियान, इस दौर के दरमियान, इस वक्त के दरमियान ये सारा कुछ हो रहा था। बरतानिया जो है उसकी कोशिश थी कि वो जो ऑटोमन अम्पायर है उसको कमज़ोर करे। उसको कमज़ोर करने के लिए उनके जो एजेंट्स थे वो फ़लस्तीन में और ये जो ख़िता था जहाँ अरब थे इनमें काम कर रहे थे। और अरब जो थे वो तुर्क जो ऑटोमन जो अम्पायर थी, या जिसे हम सल्तनत उस्मानिया कहते हैं, इससे बड़े ख़ाइफ थे और वो समझे कि इनसे जान छुड़ाना चाहते थे। बरतानिया ने और जो इत्तेहादी हुकूमतें थी, लीग ऑफ द नेशंस कहा जाता था क्योंकि उस वक्त यूनाइटेड नेशन नहीं था, तो जो बरतानिया और इत्तेहादी जो थे, जो इनके इत्तेहादी थे, वो अपना काम कर रहे थे वहाँ पर। और उन्होंने उस दौर में अरबों से वादा किया था कि वो इनको फ़लस्तीन में एक अपनी रियासत बना के देंगे। साथ ही बरतानिया के अंदर जो यहूदी थे वो भी उस सरजमीन में अपनी एक रियासत बनाना चाहते थे। और आहिस्ता आहिस्ता चंद ख़ानदान जो है वो बरतानिया से या यूरोप से वहाँ जाकर आबाद हो रहे थे, लेकिन उनकी तादाद बड़ी कम थी और ये सिलसिला चल रहा था। 1914 में जंग अजीम अव्वल जो है उसका आगाज़ हुआ। 2 साल तक, शुरू के जो 2 साल हैं उसमें सल्तनत उस्मानिया लड़ती रही इत्तेहादियों के ख़िलाफ़। उसका फ़ैसला जो था वो गलत हुआ क्योंकि वो उस वक्त जर्मनी, हंगरी, ऑस्ट्रिया का जो इत्तेहाद था, जो कि दूसरे इत्तेहादी जो हैं जैसे बरतानिया और दीगर यूरोपियन ममालिक, अमेरिका वगैरह, इनसे जंग कर रहा था। और जो सल्तनत उस्मानिया थी उन्होंने बजाय इस इत्तेहाद को चुनने के, उन्होंने वो वाला इत्तेहाद चूज़ किया जो कि एक नेगेटिव रोल के तौर पे सामने आ रहा था। और ख़ास तौर पे यहूदियों के साथ जुल्म जो है वो शुरू हो चुके थे। जो पहली जंग अज़ीम है उसकी बात कर रहा हूँ। 2016 में
ऑटोमन अम्पायर को शिकस्त हुई और पसपा होने लगी इनकी फौजें। लीग ऑफ द नेशंस जो है, बाकी जो दीगर ममालिक थे, उन्होंने बरतानिया को ये हक दिया कि वो फ़लस्तीन का फैसला जो है वो अपनी मर्जी से कर सकता है, यानी उसमें एहतियातियों की ज़रूरत नहीं। बरतानिया ने क्या किया, उन्होंने 1917 में एक डिक्लेरेशन जो है उसको उस वक्त दस्तखत किए और आर्थर जेम्स बाल्फोर ये उस वक्त वज़ीर ख़ारजा थे और इन्होंने एक डिक्लेरेशन जो है उसको ड्राफ्ट किया और इसको वहाँ पे फ़लस्तीन के और उनके दरमियान में रखा। इसके जो था, इसके मुताबिक फ़लस्तीन में दो कौमों के, यानी दो कौमों के लिए एक मुल्क का इंतखाब था। जैसे एक रियासत हो गई, उसमें ये दोनों कौमें रह सकती थी और ये इकट्ठे रहते। ये जो फैसला था या ये डिक्लेरेशन थी, इसे फ़लस्तीनियों ने मंजूर किया और उनके दरमियान झगड़े होने लगे। अच्छा, ये आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है अभी। अच्छा, अरबों को वर्गलाना, अगर ये लफ्ज़ मैं इस्तेमाल करूँ तो अरबों को वर्गला कर ऑटोमन अम्पायर के ख़िलाफ़ करना, और इसमें जो बरतानवी एजेंट्स थे वहाँ पर, इसमें एक बड़ा मशहूर किरदार था थॉमस एडवर्ड लॉरेंस। आप दोस्तों ने वो फ़िल्म देखी होगी, लॉरेंस ऑफ अरेबिया, बड़ी मशहूर फिल्म जो है वो। ये किरदार उसी कहानी से, उसी सच्चाई से, यानी ये किरदार हकीकत था जिसके बाद एक फ़िल्म बनाई गई उन्होंने। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि ये वो दौर था जब, और ये कामयाब हुए, उनकी स्ट्रेटजी कामयाब हुई। उन्होंने उठाकर ऑटोमन अम्पायर को बाहर फेंका। ऑटोमन अम्पायर जो है वो पसपा हुई। अच्छा, उस दौरान में जो हालात हैं वो ख़राब थे। जो यहूदी थे वहाँ पर और जो फ़लस्तीनी थे, अरब जो थे, उनके दरमियान में ताल्लुकात ख़राब हो रहे थे। दूसरी जंग अज़ीम जो है 1939 में जब इसका आगाज़ हुआ, तो उसके इब्तिदा से यहूदियों के साथ एक कत्लेआम जो है, जिसे होलोकॉस्ट के नाम से हम जानते हैं, वो शुरू हुआ। और फिर यूरोप से, बरतानिया से बहुत बड़ी तादाद जो है वो फ़रार होकर यहूदियों की, वो फ़लस्तीन के इलाके में आबाद होना शुरू हो गए। इसमें बहुत तेज़ी से इजाफा हुआ और चूँकि उस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा नहीं थी। 1945 में जब ये जंग ख़ात्मा हुआ, तो उसके बाद फिर अक़वाम मुत्तहिदा का जब एक क़याम अमल में आया, तो बरतानिया ने अपनी जान छुड़ाने के लिए ये जो इशू था या ये जो तनाज़ा था, उसे अक़वाम मुत्तहिदा के हाथ में रख दिया। यानी उन्होंने कहा जी, ये यहूदियों और अरब के दरमियान जो तनाज़ा है, इसे अब अक़वाम मुत्तहिदा जो है वो संभाले। अक़वाम मुत्तहिदा ने 1947 में ये डिक्लेयर किया कि जनाब, ये एक नहीं, दो कौमें जो हैं उनको दो मुख्तलिफ रियासतों में तकसीम कर दिया और दोनों कौमें जो हैं वो आपस में पड़ोसी के तौर पे साथ रह सकती थी। एक रियासत इसराइल के लिए, एक रियासत फ़लस्तीन के लिए। अब यहाँ पर फिर प्रॉब्लम हुई, क्योंकि यहूदी जो थे वो किसी एक जगह पर नहीं थे, वो बिखरे हुए थे, जो उनकी बस्तियाँ थीं। अब वो चूँकि कोई बाउंड्री कमीशन नहीं बना हुआ था, ये बिल्कुल वही सूरत हाल है। मैं आपको बताना चाहता हूँ जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बनने के बाद हुई थी। तो बांग्लादेश का कौन सा हिस्सा, बांग्लादेश इंडिया के दूसरी तरफ था, वेस्ट पाकिस्तान जो था इंडिया के वेस्ट की तरफ था, ईस्ट पाकिस्तान जो था इंडिया की परले तरफ था, बीच में इंडिया था। तो बड़ी अजीब सूरत हाल थी कि एक मुल्क का एक टुकड़ा इधर, एक टुकड़ा। तो ये बाउंड्री उसी वजह से आपने देखा बाद में फिर कश्मीर पर भी आज भी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में जंग, क्योंकि ये ऐसे तनाज़ात थे जो बरतानिया को हल करके जाना चाहिए थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। और यहाँ पर भी बरतानिया की हुकूमत जो है, सल्तनत बरतानिया ने यही किया कि उन्होंने बाउंड्रीज़ को सही तरीके से प्लान नहीं किया, बाउंड्री कमीशन ने अपना कोई काम नहीं किया, कोई बैनुल-अक़वामी जो सरहदें हैं उनका कोई म्यार जो है उसको नहीं तरतीब दिया गया कि वो कौन सी जगह। अब ज़मीनी जंग थी ये। जो इसराइली हैं उन्होंने बहुत बड़े हिस्से को आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने फैलाना शुरू कर दिया और ताकत में आए। 1948 में डेविड बेन गुरियन जो है, उन्होंने बाकायदा ऐलान कर दिया 14 मई को इसराइल की एक आज़ाद रियासत के तौर पे। यही वो साल था जब इसराइल की और फ़लस्तीन की, बल्कि अरब ममालिक के साथ जंग शुरू हुई।
और उसके बाद फिर आपने देखा फिर 1967 में एक बड़ी जंग शुरू हुई। इसराइल जो है वो बजाय सुकड़ने के वो फैलता चला गया, बहुत सारे इलाके उसने कब्जे में किए, और बहुत जैसे गोलान हाइट्स हैं आपने देखा, उसके बाद फिर गज़ा की जो पट्टी है जिस पर अब इस वक्त जंग चल रही है, इस तरह से मगरबी किनारे जो हैं वो इसके इन पर इसराइल का कब्जा हो गया। इसराइल जो है वो आज भी अपनी जो बस्तियां उनको फैला रहा है। ओस्लो का 1993 में ओस्लो का मुआहिदा हुआ, जैसे बिल क्लिंटन की ज़ेर सरपरस्ती इस पर दस्तखत किए गए। उसमें भी ये एक प्रॉब्लम ये हुई कि वहाँ पर यह तजवीज़ किया गया कि जी दोनों एक तो अमन के साथ रहेंगे, एक दूसरे को तस्लीम करेंगे, मगर वहाँ पर जो बस्तियाँ बना चुका था इसराइल उन इलाकों में जहाँ पर फ़लस्तीनियों का इलाका है वहाँ पर, तो वहाँ पर भी ये भी जो ओस्लो अकॉर्ड जो है इसके भी हवाले से कोई खातिर खा कामयाबी नहीं मिली। गज़ा पर 2007 से हमास की हुकूमत है, मतलब हमास का कंट्रोल है, और जो वेस्ट बैंक है इसराइल के कब्जे में, इसराइल कंट्रोल में है। बाकी जो फ़लस्तीन है उस पर फ़लस्तीनी अथॉरिटी जिसे अल-फतह पार्टी के नाम से जाना जाता है, ये वही है जिसे PLO जैसे यासिर अराफात ने जिसका आगाज़ किया था, उसके बाद से इसका जानशीन महमूद अब्बास जो उस वक्त से इसको इसका जो सारा इंतज़ाम है उसी के हाथ में। अब हम ये जानते हैं कि इस वक्त जो जंग है वो जो भी जीत रहा है, लेकिन नुकसान जो है वो इंसानियत का हो रहा है। ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े कत्ल हो रहे हैं, रोडों पर लाशें पड़ी उनकी, और इंसानी शील्ड के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है उसे। तो ये जंग है, ये जंग जो है आगे जाके बहुत खौफनाक शक्ल इख्तियार कर सकती है अगर इस पर कंट्रोल ना किया गया, क्योंकि इस वक्त हमास के पास जो असला है वो बहुत खौफनाक है। अमेरिकन असला है उनके पास। अब अफ़गानिस्तान से वो असला उनके पास पहुंचा या यूक्रेन से ये असला उनके पास पहुंचा, कैसे पहुंचा, इसमें कौन कौन से ममालिक मुलव्वस हैं, उन ममालिक के हवाले से अमेरिका और इसराइल क्या कर सकते हैं, क्योंकि इसराइल का जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो भी मेडिटेरेनियन सी में पहुंच चुका है और वो वहाँ हैं। और अगर किसी छोटी सी भी गलती से ये आग फैली जंग की तो ये बहुत खौफनाक हो जाएगा। बहुत शुक्रिया।